हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आइए क्लास शुरू करते हैं हम लोग आज। सालोट पेपर के क्रम में आज हम लोग का 13 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। तो आप सबकी 9:30 वाली क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रही है, लाइव क्लासेस। मुझे भी आप सबकी मुझे 9:30 बजते ही मुझे लगता है कि क्लास शुरू करना चाहिए और जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। 13 नवंबर को ये प्रश्न आया था। पहला क्वेश्चन क्या है कि नासा का एक अंतरिक्ष यान INEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, जैसे नाम से पकड़ सकते हैं, नियर अर्थ, यानी नियर अर्थ पृथ्वी के करीब घूमने के कारण इसका नियर रखा गया। पृथ्वी के करीब जो है क्षुद्र ग्रह के विषय में इन्होंने पता लगाने के लिए इसको छोड़ा था। नासा आप जानते होंगे अमेरिका का जो है अंतरिक्ष केंद्र है, जैसे भारत का इसरो है, जैसे जक्सा जापान का है, रास्कोसमॉस रूस का है, उसी तरह नासा जो है अमेरिका का है। तो इसमें से आंसर जब आप देखेंगे, क्या आंसर होगा? पहला है पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना, मंगल ग्रह पर पानी और नाइट्रोजन की खोज करना, शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज करना और चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजना। मैंने आपसे बताया नियर अर्थ, यानी पहला आंसर ये इनका सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया? 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में। ठीक है, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस नाम था। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश का नाम मिडिल प्रोविंस था और इसीलिए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मनाया गया। मई 2017 में इसकी घोषणा कर दी गई कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है अब 24 जनवरी को मनाया जाएगा। और सबसे पहला उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। आंसर क्या होगा? 2018। ठीक है, 24 जनवरी याद रखिएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और बालिका दिवस 24 जनवरी को। शिक्षा दिवस भी, विश्व शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को। वैसे भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस के विषय में कुछ जीएस से, जितने लोग का जीएस कमजोर है बिल्कुल घबराइए नहीं, आप मेरे इस क्लास में आइए। कोई आपका इसमें चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आपको टेस्ट वोस्ट देना हो कुछ, तो उसके लिए क्लासेस हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं। या मन करे तो ये डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, क्लास देख रहे हैं तो आप सबको जो है इस क्लास को लाइक कर देना चाहिए। कंटिन्यूस ऐसी क्लास आपको मिलती रही, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और भी कुछ सूचनाएं जो हम यूपीएचसीएससी से संबंधित देते रहते हैं, उसके लिए आपको जो है लिंक में दिया गया है टेलीग्राम नंबर, उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 18 से जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पुरुष में, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम, दो लोग का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तीसरा है डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 एंटी डिटेक्शन किट का नाम क्या है? कोवी डिटेक्ट, कोवी एडिकिट, आईजी टेस्टिंग, डिपकोवैन। तो इसमें डीआरडीओ के विषय में आप जानते होंगे, भारत का रक्षा अनुसंधान, ये क्या करते हैं जो है कामत इनके वर्तमान में अध्यक्ष है इनके, तो ये आंसर क्या होगा? डिपकोवैन, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 58 में इनकी स्थापना हुआ था, नई दिल्ली इनका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मिलन करना, इसमें से सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरा तरफ सूची दिया है। और मैं आपको बता दूं, जीएस में 25 प्रश्न आना बहुत ही आसान है। कुछ लोग कला, संस्कृत, साइंस से होंगे, उनको कठिन लग रहा होगा, या अन्य विषय से होंगे। कुछ चीज़ों में बता रहा हूँ, उसको आप कर लीजिए। सबसे पहले सुबह उठ के आँख बंद करके पूरे भारत के नक्शे को देखिए और फिर आँखें बंद करके देखिए कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ केरल है, कहाँ अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ गुजरात है। सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के विषय में बिल्कुल आपको आँख बंद करके ध्यान करके आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद फिर वो चीज़ पढ़िए किस राज्य में क्या पाया जाता है, क्या अधिक पाया जाता है, क्या उसके बारे में फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसके विषय में सोचिए। 2-3 दिन ऐसा करके देखिए, राज्य वाला कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, याद हो जाएगी। केरल में देखा जाए, अब उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश किस लिए, तो जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश कबड्डी। हरियाणा में जान ही रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक क्या, तो कुश्ती, पीवी सिंधु। इसमें आ जाएंगे, ये देखिएगा, बैडमिंटन, ठीक है। और केरल में एथलेटिक्स, यानी डी का 1, तो डी का 1 और सी का, डी का 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, और सी का 4, यानी सी आंसर ये आपका सही आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, सी। इंग्लिश में भी हम लगा दे रहे हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नई स्कूल बैग नीति शुरू की? गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान। आप जानते होंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम एनसीएफ 2005 में आया था। प्रोफेसर यशपाल इसको लाए थे और उनका स्टेटमेंट था कि जितना बच्चे का वजन नहीं है उससे ज़्यादा उसके बैग का वजन है। और इसी नीति को देखते हुए जो है, भारत सरकार ने एक नीति जारी किया है कि जो भी स्कूल के बच्चे होंगे उनके वजन का 10% ही उनके बैग का वजन होना चाहिए, कक्षा 1 से 10 वर्ग के बच्चों को। और जो है लोअर क्लास के बच्चों को, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गृह कार्य होमवर्क न दिया जाए। तो इस हिसाब से सबसे पहले इसको लागू करने वाला वो राज्य कौन सा है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, ठीक है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, ठीक है। अब आते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम प्रोफेसर यशपाल ने लिखा, जो भूतपूर्व जो है अध्यक्ष रह चुके हैं यूजीसी के, और उन्होंने किसके निबंध से प्रभावित होकर इस पाठचर्या कार्यक्रम को लिखा था? आप उस व्यक्ति का नाम बताना है। उस व्यक्ति के निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति, और उस निबंध से प्रभावित होकर उन्होंने उस रूल को दिया था। शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है अभिवृत्ति में, प्राप्त अंक में, उपलब्धि में, अनुभव में। ये कह रहा है कि शिक्षण द्वारा बालक के अंदर अगर वो कोई चीज़ सीखता है तो वो किस रूप में दिखाई देता है, क्या रिजल्ट के रूप में, या उसके व्यवहार के रूप में, अभिवृत्ति के रूप में, अंक के रूप में, उपलब्धि के रूप में, अनुभव के रूप में। तो अभिवृत्ति यानी प्रदर्शन के रूप में दिखाई देता है। आंसर क्या होगा इसका, क आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, एग्जाम भी आप लोग का थोड़ा समय मिल गया, आप लोग को जिनका जीएस कमजोर है, जीएस वर्ष से प्रतिवर्ष नहीं होता है, तो अब समय मिल गया, जीएस को जम के तैयार करिए। आइए आप लोग 9:30 बजे जल्दी हम आते हैं लाइव क्लासेस में, और 1 घंटा जम के क्लास प्रतिदिन किया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जीएस तैयार करिए। बहुत लोग को मैं देख रहा हूँ जीएस की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप इस बार आइए, देखिए कैसे तैयारी होता है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रतिपादन किसने किया था? राथबोहल, हैरो, ब्लूम, मर्सिया। देखिए, इसमें से आंसर ब्लूम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आयोग ने आंसर हैरो दिया था, ठीक है। आयोग का आंसर हैरो होगा, आंसर ब्लूम होना चाहिए। ब्लूम ने क्या किया था कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरणों के लिए 3 भागों में बांटा, एक ज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक। ज्ञानात्मक को उन्होंने 6 भागों में बांटा, पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, और तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। तो मेरे हिसाब से भी आंसर ब्लूम होना चाहिए, लेकिन आयोग ने आंसर 2 दिया है, इसलिए हम इसको आंसर लगा रहे हैं, आयोग का आंसर ही, और ब्लूम को नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नैक एनएसी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संक्षिप्त, यानी एक क्वेश्चन इससे आएगा। मेरे ख्याल से 150 से 200 प्रश्न ऐसे आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे इसमें से क्या होगा, पढ़िए। नेशनल असाइनमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमेटी, नेशनल असेसमेंट एंड एकेडमिक काउंसलिंग, नेशनल अवार्ड एंड असेसमेंट कमेटी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेटिंग काउंसलिंग। आंसर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 17 अगस्त 1986 को, 24 जुलाई 1956 को, 24 जुलाई 1968 को और 26 अगस्त 1953 को। याद रखिएगा, 1960 और 70 के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हलचल होता है। पहला हलचल 1961 में होता है, जब एनसीईआरटी की स्थापना होती है।
उसके 2 वर्ष बाद 1963 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक 1 साल बाद दौलत सिंह कोठारी आयोग आता है 1964-65 में, और उन्होंने अपने सुझाव वो देते हैं कि भारत में एक नीति लागू की जाए, जिसे पुरानी शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, जो 1968 में लागू हुआ। इसी को जो है सुधार करते हुए 1986 में राजीव गांधी के समय जो है द्वितीय शिक्षा नीति लागू हुआ। अब कह सकते हैं अभी 2022 में 1 अप्रैल 2022 को जो है नई शिक्षा नीति लागू हुआ, के कस्तूररंगन समिति के आधारित पर, ठीक है, जिसको लागू कराने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, पिछले वर्ष तो जो आंसर आता था कर्नाटक लगाया जाता था, अब उत्तराखंड लगाइएगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 24 जुलाई 1968 सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं के सशक्तिकरण का है, वो जाना जाता है। बिल्कुल नोट्स पढ़ेंगे आप, नोट्स में स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है, आंसर क्या होगा, सक्षम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? फायरफॉक्स, विंडो 98, टैली, अवीरा। इतना मोबाइल सिस्टम आप लोग चलाते होंगे, मोबाइल कंप्यूटर, ये सब चैप्टर मुझे लग रहा है पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंप्यूटर संगणक मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है विंडो 98, विंडो 10 आप सुने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य, देखिए ये भी कितना आसान प्रश्न है। बीट, बाइट, किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, ऐसे करके आप पूरा लास्ट तक रट जाइए। ठीक है, और इसका एक कोड भी हमने आपको बताया था, ऑनलाइन क्लासेस में बताए थे, लाइव क्लास में, उसको नोट कर लीजिएगा, आसान है। टेराबाइट, 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होता है, तो जीबी के 1024 जीबी के आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या होता है? कुकीज क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, देखेंगे आप। कुकीज एप्लीकेशन प्रोग्राम जो सीपीयू को बढ़ा देता है, टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देता है, मालवेयर हटाने का सॉफ्टवेयर है, विज्ञापन रोकने का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो आपको ऑप्शन पढ़ते ही मालूम चल जा रहा होगा, आंसर क्या होगा, टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? मॉडेम जानते होंगे, प्रसारण के किस काम में होता है, और समकालीन, समकालीन, ये दोनों में होता है। ठीक है, तो दोनों में होता है, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है? बिल्कुल, अब तो एक मोबाइल रखना बहुत जरूरी हो गया है, मल्टीमीडिया अच्छा सा मोबाइल रखिए, कुछ प्रश्न रखने से मिल जाएंगे। कैसे, जैसे अमेजन, टेलीग्राम, अलीबाबा और टाटा क्लिक। आपको खुद मालूम होगा टेलीग्राम, मैं भी कह भी रहा था कि लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग ज्वाइनिंग ले लीजिए, सभी सूचनाएं, सभी वीडियो उसमें पहले आते हैं, आपको उससे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये हम लोग ने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है, आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। एक तो इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए जब भी, तब तक ये इसमें आपकी संस्था आपकी सेवा में लगी रहेगी। टेस्ट और वीडियो इसमें अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं। इसमें पीडीएफ नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, और उसमें मॉडल पेपर टेस्ट है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, सॉल्वर पेपर है, वीडियो क्लासेस है, और प्रैक्टिस सेट है। पूरे भारत में इतने सुविधाओं के साथ इतने रेट पर 999 में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये वर्क इन प्रोसेस में है। वैसे इसका रेट 1999 रुपया है, लेकिन आपको 999 रुपये में इसमें मिल रहा है। आप चाहें तो टेलीग्राम में इसको लिंक दिया गया है, या इस नंबर पे हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको इसका मोबाइल का लिंक चला जाएगा, आप इंस्टॉल करके इसको स्टोर ऑप्शन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? ठीक है, आपको मालूम होगा जैव विविधता दिवस घोषित किया गया, कब किया गया? तो वैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि 2011 से 2020 के बीच में इस वर्ष जो है जैव विविधता दिवस घोषित किया था। ठीक है, और इसके विषय में आप जानते भी होंगे कि जो है नैरोबी केन्या में जो है एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जैव विविधता पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी खाद कवक है? खाद कवक है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे मशरूम क्या है? कवक है, कवक का प्रकार है। आप जानते होंगे जैसे लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल का है, सजीवी पौधा है। तो कह रहा खाद कौन सा है जो बिल्कुल जो है कह सकते हैं बादाम की गंध की तरह महकता है
और वह है एग्रीकस। एग्रीकस याद रखिएगा, ठीक है। इसे कच्चा भी खा जाते हैं, सुखा के भी खाते हैं, दोनों तरीके से खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे स्टेनसियास क्या है? और ये प्रश्न के माध्यम से मैं उन लोग से प्रश्न पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं, कभी कभी कमेंट में आते हैं कि सर विश्व भूगोल से प्रश्न नहीं आएंगे, प्राचीन इतिहास से प्रश्न नहीं आता है, मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न नहीं आते हैं। अभी मेरा अभी इतिहास का एक वीडियो आने जा रहा है, मैंने इसको रेडी कर दिया है। और इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको इतिहास में जितने प्रश्न 14 से लेकर अभी 21 तक आए हैं उसको हल कराऊंगा, सिर्फ इतिहास के। आप देखेंगे बिल्कुल प्रश्न से आए हैं। भूगोल को भी वैसे ही। ये प्रश्न क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या पूछ रहा है? देखिए इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, मलेशिया या अमेरिका, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। ये क्या है? स्टेनसियास क्या है? तो आप पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी मीन्स, तो अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है। आप जानते होंगे अर्जेंटीना की घास के मैदान को पंपास कहते हैं और पशुपालन के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो विश्व में सबसे बड़ी मांस मंडी के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना में पशुपालन अधिक होता है। अर्जेंटीना का एक द्वीप है फाकलैंड द्वीप, जिस पे आज भी कब्जा ब्रिटेन का है। उसको छुड़ाने के लिए अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में 2 बार विश्व युद्ध होने से बच गया। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के विषय में जब कुछ नहीं जानेंगे, इसलिए जो लोग मेरे कोर्स को परचेस कर लिए हैं, एक बार ट्रस्ट करके जो कुछ भी पढ़ाया जाए, नोट्स दिया जाए, विश्वास करके उसको दिमाग में एकदम चिपका लीजिए, बैठा लीजिए और निश्चित ही आपका उससे भला होगा, ठीक है। 10-12 वर्षों के नियर अबाउट अनुभव हो गया हम लोग को जीएस पढ़ाते हुए। प्रतिदिन, बस लॉकडाउन में ही हम लोग बीच में थे, प्रतिदिन सुबह से शाम तक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जीएस पढ़ाते हैं और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। आप इजीली आप महसूस करेंगे कि सर इसी सब्जेक्ट के टीचर हैं। ये पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है, आपको समय बताएगा और आप वीडियो क्लासेस हमारे हों उसको देखिए तो आपको जानकारी हो गया, ठीक है। ये क्या है? अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। और चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित है? याद रखिएगा, इससे प्रश्न मुझे लग रहा है यूक्रेन और व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। आप जानते होंगे जो है जेलेंस्की के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और पुतिन कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं। और अभी टाइम पत्रिका ने, जो न्यूयॉर्क से निकलती है, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया। जेलेंस्की पहले हास्य कलाकार थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यूक्रेन से, रूस से ये प्रश्न देंगे। पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था, हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, बीओ की परीक्षा उसमें पढ़ा रहे थे। उसमें रूस और अजरबैजान के बीच में युद्ध हो रहा था। वहाँ एक प्रश्न आ गया था कि जो है बाकू किस झील के किनारे है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है, मैं देखता हूँ एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर देते हैं कि क्या ये बच्चा, पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है, इस विषय में जानकारी रख रहा है या नहीं रख रहा है। इसीलिए मैं आप बता रहा हूँ, यूक्रेन के विषय में निश्चित है 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में वो देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? चेरनोबिल त्रासदी एक तो यूक्रेन में हुआ था और किस लिए हुआ था? तो रेडियोधर्मी विकिरण से हुआ था। अभी रूस ने इसको नष्ट कर दिया, ठीक है। रूस ने क्या किया? नष्ट कर दिया। और भारत में आज भी सूरजमुखी का तेल सबसे अधिक कहाँ से आता है? यूक्रेन से आता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ गेहूं अधिक होता है। और अभी अमेरिका ने आरोप लगाया, आप न्यूज सुने होंगे, कि यूक्रेन भाई का गेहूं कोई काट दिया। कौन काटा होगा? आप न्यूज समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जैव विविधता निम्नलिखित में से किसमें अधिक पाई जाती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में और समशीतोष्ण क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में। तो आपको बताया गया था जैव विविधता का एक ही फार्मूला होता है। अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर जो है ये 5 अंश ऊपर 5 अंश नीचे डोल्ड्रम क्षेत्र होता है। उसी डोल्ड्रम क्षेत्र पे सबसे अधिक जो है गर्मी होती है और अत्यधिक गर्मी होने के कारण वहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण वहाँ बादल बनते हैं। बादल अधिक बनने के कारण वहाँ वर्षा होती है और वर्षा लगातार या संवहनी वर्षा होती है, जिस कारण से वहाँ पे अनेक तरह से पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनके नीचे तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। याद रखिएगा, इसीलिए जैव विविधता वाला ये क्षेत्र अधिक होता है। इसके बाद जैव विविधता आप कर्क रेखा के नीचे, मकर रेखा के ऊपर, जिसे उष्ण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ये आंसर सही है इसकी अपेक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 है, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है जो वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कई तरीकों से आक्रमण करके पढ़ना है, तभी वो होगा, ठीक है। एक तो स्टेटमेंट से प्रश्न देख रहे हैं, आपके एग्जाम में सबसे अधिक आ रहे हैं। पूरे स्टेटमेंट को क्यों न 1-2-3 पन्ने पे लिख लिया जाए, उसको पढ़ लिया जाए। आप जानते होंगे 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने
मिलकर एक पार्टी बनाया जिस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी बनाने से पहले उन्होंने ये कथन दिया था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और भारतीयों की स्वतंत्रता। ठीक है, बाद में जब महात्मा गांधी जेल से रिहा होते हैं तो बाद में बात उत करके आपस में और इसको स्वराज पार्टी को कांग्रेस में मिला देते हैं। वो भी एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सदस्य था, एक सिपाही था। ठीक है, आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास, ये आंसर इसमें होगा, ये आंसर इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 है, किसने स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी का? बीच बीच में कुछ अंग्रेजों के भी नाम एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, बर्टन हेड ने कहा था, ये आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्न में से कौन कायांतरित शैल का एक रूप नहीं है? ऑप्शन है संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्ट, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट तो खुद एक शैल है, एक चट्टान है। बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, और चट्टान के विषय में जानते होंगे, ज्वालामुखी के फटने से जो है लावा बनता है, लावा को मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान से ही मृदा का निर्माण होता है, और मृदा अपर्दन के रूप में सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्षों में पहुंच जाती है। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? पहला ऑप्शन दिया है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, जब हवा का वेग अधिक होता है, जब भारी वर्षा होती है, जब आर्द्रता अधिक होती है। तो सीधी सी बात है, लवणता मतलब किसे कहेंगे कि 1 लीटर पानी में जितना नमक की मात्रा होगी उसे उसकी लवणता कहते हैं। जैसे वर्तमान में सबसे अधिक लवणता टर्की देश के वान झील में है। ठीक है, उसके बाद मृत सागर में है, जॉर्डन में। तो यहाँ कह रहा किसी भी पानी में लवणता कब होगी? जब उसमें और पानी मिला देंगे कम हो जाएगी, यानी क्या होगा? जब इसमें भारी वर्षा होगी तो क्या होगा? इसकी लवणता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, उसकी लवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? अल्पाइन, प्रीकैम्बियम, अर्सियन और कैलेडोनियन। ठीक है, इसको भी डीपली पढ़ना पड़ेगा इस हिस्ट्री को। अरावली पर्वत विश्व की और भारत की सबसे पुरानी पर्वत है, याद रखिएगा। विश्व की और भारत की सबसे पुरानी पर्वत या बूढ़ी पर्वत है, और इसका कारण किस संबंधित है? तो ये कैलेडोनियस पर्वत का। ठीक है, ये बूढ़ा पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला मालूम होगा, रायसीन हिल से जो है, रायसीना हिल से निकलती है और राजस्थान तक जाती है। अरावली पर्वत ही राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, याद रखिएगा। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली पर्वत है अरावली पर्वत। पूर्वी भाग को मेवाड़ कहते हैं और पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में क्या है? बालू होता है। मेवाड़ क्षेत्र में बालू नहीं होता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत उसमें लूनी नदियां, कई नदियों के विषय में चर्चा क्लासेस में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या शामिल है? तो भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकरण, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 को ये संबंधित है। जब आप नीति निश्चित तत्व पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा ये रटवाया जाएगा, नोट्स में दे दिया गया है। यानी 48 को में क्या है? पर्यावरण की रक्षा, यानी वन और वन जीवों के संरक्षण संबंधित है, यानी गौ। इसका आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, बालकों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा 21 को में है, कोई इसका मतलब ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है, उसके बाद वह 51 में है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया? ठीक है, इसमें विवाद वाला प्रश्न था और आप जानते होंगे इसका आंसर 112 ही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आज का। भारत के संविधान के अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये देखिएगा, कार्योत्तर कानून क्या होता है? जैसे तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए। ठीक है, तो इसका वर्णन याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 क में है, इस वाले में इसका वर्णन किया गया है। इसी को कार्योत्तर कानून के नाम से जाना जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न, 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला के भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित किया। उस योजना को कहा जाता है बॉम्बे प्लान, जंसरी योजना, सोयोदा योजना, भाखड़ा योजना। तो भारत के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर इसको शुरू किया था और बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जे.आर.डी. टाटा, कई लोग थे।
और भारत में सबसे पहले प्लेन कहाँ, विश्व में सबसे प्लेन कहाँ उड़ा, भारत में उड़ा, और इलाहाबाद से नैनी की ओर कौन उड़ाया, टाटा ने उड़ाया था। ठीक है, आइए आज का यही प्रश्न है, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग को। ये वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग आ जाइए, और हम लोग को लाइव क्लासेस फिर से 9:30 बजे चलने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, और आपको ये टेस्ट अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।